Hello and welcome. Today we will be discussing about domestication of livestock. It is one of the important component of animal breeding, and domestication of livestock, its chronology, its importance has to be understood conceptually to understand or to have a basic knowledge about how the animal breeding evolved during ancient times and how it is evolving now. So let's move into the concept of domestication. So when we say domestication, what is it? So domestication and taming, there are two terms which confuse us mostly. तो domestication क्या होता है? Domestication is man's activity of controlling the breeding, feeding, health and overall management of animals. तो domestication एक ऐसी एक्टिविटी है किसकी? ह्यूमंस की, जिसमें वो एनिमल्स की ब्रीडिंग को कंट्रोल कर रहा है, फीडिंग को कंट्रोल कर रहा है, हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है और ओवरऑल मैनेजमेंट, जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमंस के अंडर आ चुकी हैं. जैसा भी ह्यूमंस चाहता है उस हिसाब से उन्हें ब्रीड करेगा, फीड करेगा, उनकी हेल्थ को कंट्रोल करेगा और जो भी मैनेजमेंट ह्यूमंस को एनिमल्स को देना है वो उसे देगा. तो ये हो गया डोमेस्टिकेशन. दूसरा टर्म होता है टेमिंग. टेमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाइल्ड एनिमल है वो अपना जो भी फियर है ह्यूमंस का वो लूज कर देता है. हमें पता है जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन से दूर भागते हैं क्योंकि दे हैव अ इनहेरेंट फियर अबाउट ह्यूमंस कि ये हमारे लिए डेंजरस हैं, जैसे हमें वाइल्ड एनिमल से फियर होता है. तो जो टेम्ड एनिमल होते हैं उनमें ये फियर लॉस हो जाता है. जो टेमिंग है वो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स डोमेस्टिकेशन और टेमिंग के बाद ही डोमेस्टिकेशन होता है. डोमेस्टिकेशन में एनिमल का जो भी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें हैं वो ह्यूमंस के कंट्रोल के अंदर आ जाती है और ह्यूमन उन्हें यूज़ करता है फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड बाय ह्यूमंस. ऑल्सो जो एनिमल्स हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं ह्यूमंस पर अपनी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ह्यूमन ही उन्हें फीड कर रहा है और एक प्रॉपर मैनेजमेंट कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है. तो हमने टेमिंग को समझ लिया. इसमें एनिमल का फ्लाइट रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, ये एनिमल अब ह्यूमन से दूर नहीं भागेगा. और जब हम डोमेस्टिकेशन में आते हैं तो टेमिंग के बाद जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस आती है इसमें डीपर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि एनिमल में जो है बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे, फिजियोलॉजी में चेंज आ जाएंगे, बिहेवियर में चेंज आ जाएंगे. ये चेंजेस को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डोमेस्टिकेशन के हैं. मतलब अगर डोमेस्टिकेशन हुआ है तो ये सब की कैरेक्टरिस्टिक्स उन एनिमल्स में दिखेंगे. तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा सोशल होते हैं एंड दे कैन लिव इन ग्रुप्स, जो कि वाइल्ड एनिमल्स में कम मिलता है. अब जो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं दे आर अडेप्टेड टू अ वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स. जैसे हमें पता है कैटल्स को हम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे स्नो कंडीशंस या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस में भी रियर कर सकते हैं, क्योंकि दीज एनिमल्स हैव बीन सेलेक्टेड ओवर एजेस फॉर दीज पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स. अब तीसरा कंडीशन ये है कि जो इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो कम एग्रेसिव हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है जो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो दे कैन रिप्रोड्यूस इवन इन कन्फाइंड कंडीशन. कन्फाइंड कंडीशन का मतलब एक फार्म है, एक फार्म में कोई रूम है, वहाँ पर भी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. हावेवर जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनमें ऐसा नहीं होता था. अब दूसरा कंडीशन है जो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं रहते हैं खाने के लिए. जो भी उन्हें मिलता है खाना वो खा लेते हैं, बिकॉज वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं किस पे? ह्यूमंस पे फॉर देयर फीड एंड सर्वाइवल. लास्ट है कि ये जो एनिमल्स हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं ह्यूमंस के साथ, क्योंकि जब ये बॉर्न होते हैं, यंग वंस इनके बॉर्न होते हैं, तो वो ह्यूमंस उनकी केयर करते हैं, है ना. तो केयर करते हैं तो ये एनिमल्स का ह्यूमंस पे एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है. तो इस ट्रस्ट की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है ह्यूमंस और इन एनिमल्स पे. तो ये हो गया आपका की कैरेक्टरिस्टिक्स जो डोमेस्टिकेशन में होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डोमेस्टिकेशन हैपेंड. तो डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ ओवर द एजेस. तो देर आर बेसिकली 3 मेथड्स जिनमें डोमेस्टिकेशन होता है. तो डोमेस्टिकेशन की जो 3 मेथड्स हैं, तो पहला है इम्प्रिंटिंग, दूसरा है हंगर सिंपैथी मॉडल और तीसरा है स्कैवेंजर्स या स्कैवेंजिंग. ठीक है, तो सबसे पहला है इम्प्रिंटिंग. इम्प्रिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती थी जिसमें जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, जिसे अर्ली मैन्स भी बोलते हैं, तो वो क्या करते थे, जो यंग वंस होते थे वाइल्ड एनिमल्स के उनको ले आते थे, जो छोटे छोटे जानवर होते थे उनको ले आते थे एंड दे यूज्ड टू रेज देम.
तो ऐसे क्या होता था, जो यंग वन होते थे उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता था ह्यूमंस के साथ, और उनका एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता था। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते थे तो वो समझते थे कि ह्यूमंस आर वेरी नेचुरल टू अस। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्रिंटिंग। दूसरा है हंगर सिंपैथी मॉडल। इसमें क्या होता था, हंगर सिंपैथी मॉडल में जैसे जैसे ह्यूमंस भी डेवलप हुए, उनका ब्रेन डेवलप होना शुरू हुआ, तो दे डेवलप्ड एन आइडिया। तो वो क्या करते थे, जंगल में इन फॉरेस्ट दे वुड डिग इन सम पिट्स, पिट्स बना देते थे जिसमें एनिमल गिर जाता था। अब बहुत दिन जब इस पिट में एनिमल रहता था तो एनिमल भूखा प्यासा होता था, तो उसके बाद ह्यूमंस इनके पास आते थे खाना लेकर के। तो इन एनिमल्स को ऐसा लगता था कि ह्यूमंस जो है वो उनकी हेल्प के लिए आए हैं एंड ह्यूमंस आर वेरी ट्रस्ट वर्दी। तो ये सिंपली इन ह्यूमंस के साथ इनका ट्रस्ट जनरेट हो जाता था, तो और ये सीधे सीधे इनके साथ चल पड़ते थे, जिससे ये हंगर सिंपैथी मॉडल के थ्रू डोमेस्टिकेशन हो जाता था। उसके बाद तीसरा है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स आपको पता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो मोस्टली ये मीट वगैरह जो भी खाते थे एनिमल्स का, या जो भी खाना खाते थे, तो वो लेफ्ट ओवर जो था वो यहाँ छोड़ देते थे अपने सेटलमेंट के आसपास। और जब ये स्कैवेंजिंग एनिमल्स जैसे डॉग्स इधर आते थे तो ये सारा इसका सफाई कर देते थे। साथ साथ में ये सफाई तो करते ही थे, और साथ साथ में जो सेटलमेंट था उसको गार्ड भी करते थे। तो इस फॉर्म में फिर धीरे धीरे यही सेम ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, दोनों में डिपेंडेंसी जनरेट हुई, और दिस लेड टू द डोमेस्टिकेशन प्रोसेस। तो ये 3 मॉडल्स हैं डोमेस्टिकेशन के, इम्प्रिंटिंग, हंगर सिंपैथी मॉडल एंड स्कैवेंजर्स। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन पर। स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता था, प्रिमिटिव ह्यूमंस हमने जैसे पढ़ा इम्प्रिंटिंग मेथड में, तो यंग वंस को वो कैप्चर करते थे और उनको रेज करते थे अलॉन्ग विद देम इन देयर फार्म्स। तो ये ट्रस्ट जनरेट होकर वो बड़े होने तक, और उनकी जो भी प्रोजेनीज आती थी वो उनके साथ ही डेवलप होती थी। अब जब ये इनके साथ रहते थे और तो उसके साथ साथ ये और भी एनिमल्स को अपने साथ लाते रहते थे। दे यूज्ड टू ब्रिंग मोर ऑफ द एनिमल्स रिपीटेडली टू देयर होम। स्लोली एंड स्लोली जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस की प्रेजेंस के क्या हो गए, यूज टू हो गए। दे यूज टू टेक इट वेरी नॉर्मल कि ह्यूमंस आर वेरी नॉर्मल टू बी अ सराउंडिंग एनिमल अराउंड देम। ठीक है, तो उसके बाद इसी प्रोसेस में इवन द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल वेंट थ्रू सम स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। ओके, जैसे एलिफेंट्स हैं उनमें भी कुछ स्टेज ऑफ डोमेस्टिकेशन हुआ है। जैसे आप एलिफेंट के एंसेस्टर्स को देखोगे तो वो काफ़ी अलग दिखते हैं ह्यूमन, ये जो अभी के एलिफेंट्स हैं उनसे। तो सबसे पहला जो स्टेज होता था उसमें लूज कॉन्टेक्ट डेवलप होता था बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जैसे अगर ह्यूमंस किसी हंटिंग पर्पस के लिए फॉरेस्ट में गया तो उसने किसी एनिमल के साथ एक लूज ओकेशनल इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद जो ह्यूमंस हैं उनको कन्फाइन कर देते थे, मतलब एनिमल्स जो हैं वो नियर द ह्यूमन सेटलमेंट रहना शुरू हो गए। उसके बाद कन्फाइनमेंट हो गया। कन्फाइनमेंट के बाद जो ह्यूमंस हैं उनको ब्रीड करना शुरू करते थे। स्टार्टिंग में इन ब्रीड करना शुरू करते थे इन दिस कैप्टिविटी। स्टार्टिंग में जो ब्रीडिंग की प्रोसेस थी वो एक रैंडम ब्रीडिंग मेथड यूज होता था। रैंडम का कहने का मतलब, इसे पैनमिक्सिया भी कहते हैं। जैसे रैंडम का मतलब ये है कि कोई भी एनिमल is free to be mated to another animal of the same species obviously। तो एनिमल was free to choose its mate, तो उसे बोलते हैं रैंडम मीटिंग। अब जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलप हुए, उनकी नीड्स डेवलप हुई, तो ह्यूमंस ने रैंडम ब्रीडिंग से मूव किया सेलेक्टिव ब्रीडिंग की ओर, जहाँ पे वो उन्हीं एनिमल्स को रियर करते थे जो उन्हें पर्टिकुलर प्रोडक्ट या टारगेटेड आउटपुट दे पाए। ठीक है, तो इसमें वो एनिमल्स को चूज करते थे विद डिजायर्ड ट्रेट्स टू ब्रीड। तो ये सब होते होते अराउंड 3000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास, और उससे पहले भी, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी ब्रीड्स। अब हम आते हैं कि डोमेस्टिकेशन होता है, हमें पता है डोमेस्टिकेशन होता है तो वाइल्ड एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में डेवलप होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चेंजेस आ रहे हैं अगर किसी एनिमल की फिजियोलॉजी में, फिनोटिपिक कैरेक्टर में, तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस डोमेस्टिकेशन के दौरान हुए हैं। अब ये जो भी जेनेटिक चेंजेस होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कि जो जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है उनके जो भी पॉजिटिव एजेंट है उनमें चेंजेस के, जैसे म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो वही सेम चीज़ें डोमेस्टिकेशन के इवेंट में भी काम कर रही हैं। क्योंकि डोमेस्टिकेशन इज नथिंग बट एन इवोल्यूशन ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड डोमेस्टिक एनिमल्स फ्रॉम द वाइल्ड एंसेस्टर्स। तो जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो किस किस चीज़ों की वजह से हुए हैं। पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या करता है, म्यूटेशन होता क्या है, एक सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में कोई सडन चेंज आ गया जो कि इनहेरिट हो सकता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट हो सकता है। तो म्यूटेशन से वेरिएशन, नए वेरिएशंस क्रिएट होते हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर इवोल्यूशन को होना है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का मतलब है कि जो भी जीन फ्रीक्वेंसी है वो रेंडमली
मूव करेगी फ्रॉम एनी डायरेक्शन टू एनी डायरेक्शन, ठीक है, एनी अदर डायरेक्शन, यानी कि या तो कोई एलील किसी एक लोकाई पे फिक्स हो जाएगा यानी कि उसकी मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाएगी, या फिर वो उस पॉपुलेशन से रिमूव यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्यों है? क्योंकि जब हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं तो वाइल्ड एनिमल से हमने कुछ सेट ऑफ एनिमल्स को लेके डोमेस्टिकेशन शुरू करा, तो ये जो सेट ऑफ एनिमल्स थे उनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल थी, तो स्मॉल पॉपुलेशन होने की वजह से जो भी इनमें जीन फ्रीक्वेंसी होगी जैसे या पी या क्यू, ठीक है, तो भी जो भी जीन फ्रीक्वेंसी थी वो पूरी जीन फ्रीक्वेंसी आ नहीं पाई, जो भी जीन फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर में रही होगी वही इसकी प्रोजेनी में जाएगी, तो ये जो प्रोजेनी है वो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी वाइल्ड एंसेस्टर के, और इसमें जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरी करेगी फ्रॉम द वाइल्ड एंसेस्टर, इसीलिए ये जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट को लीड करेगा और इवोल्यूशन को लीड करेगा इन द कमिंग जनरेशंस। तीसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन हमें पता है क्या होता है, सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द जीनोटाइप्स। तो सिलेक्शन में जो ह्यूमन है वो कुछ ही एनिमल्स को सेलेक्ट करेगा टू ब्रीड, सारे एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू ब्रीड, जो भी एनिमल ह्यूमंस के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्शन या जो भी टारगेटेड गोल्स को मीट करेगा उन्हीं एनिमल को अलाउ करा जाएगा टू मेट एंड अदर्स विल बी कल्ड। तीसरा इसके बाद आता है माइग्रेशन, चौथा। तो माइग्रेशन जैसे ह्यूमंस ने कुछ एनिमल्स को सेलेक्ट करा, ब्रीड करा फ्रॉम द वाइल्ड, और जैसे जैसे ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते गए ये एनिमल भी उनके साथ साथ उधर इन जगहों पे मूव करते गए, तो एज द एनिमल्स मूव दे अडेप्टेड टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस। तो जियोग्राफिकल कंडीशन में अडेप्टेशन के लिए ऑब्वियसली उनमें चेंजेस आए, तो दीज ऑल द थिंग्स लेड टू द डोमेस्टिकेशन। अब जैसे जैसे डोमेस्टिकेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो ये सारे एनिमल्स एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल नीश को ऑक्यूपाई करने लगे। नीश क्या होता है? द रेंज ऑफ कंडीशन इन विच अ स्पीशीज कैन सर्वाइव। जैसे ये शीप है तो ये कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकती है, तो वो उसका नीश हो गया। तो जो सिलेक्शन था, म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन में डायरेक्शनल सिलेक्शन के साथ साथ डाइवर्जेंट सिलेक्शन भी इन एनिमल्स में हुआ था। तो डाइवर्जेंट सिलेक्शन का मतलब क्या है? जब एक ही एनिमल को हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में सेलेक्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो जैसे चिकन्स का अगर हम एग्जांपल लें तो चिकन्स को हमने सेलेक्ट किया है फॉर एग लेइंग टाइप, मीट टाइप, डुअल पर्पस टाइप। जैसे एग लेइंग में आ गया आपका लेग हॉर्न, मीट में आ गया कॉर्निश, और डुअल पर्पस में RIR, ऑस्ट्रेलॉप वगैरह, ठीक है। अब जैसे जैसे सिलेक्शन हमने करा डोमेस्टिकेशन के लिए, तो वो कैसा टाइप का सिलेक्शन हम कर रहे थे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्योंकि ह्यूमन कर रहे हैं ना। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, नेचुरल सिलेक्शन वीकर होना चालू हो गया, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन मेनली नेचर के द्वारा अप्लाई होता है इन द नेचुरल कंडीशंस। ओके, अब हम आते हैं जेनेटिक ट्रांजिशन इन एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो वाइल्ड एनिमल्स में हमने ऑलरेडी पढ़ दिया कि मीटिंग जो होती है वाइल्ड एनिमल में रैंडम होती थी, माइग्रेशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो ऐसे ऐसे ग्रेजुअली जो वाइल्ड एनिमल्स का साइज़ होना शुरू हुआ वो स्मॉलर होना शुरू कर दिया। और वहीं दूसरी ओर क्योंकि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाने लगा, इन्हीं सेम एनिमल्स को, और ह्यूमन उनकी मीटिंग को कंट्रोल करने लगे, और जैसे जैसे ह्यूमंस ने उनकी मीटिंग और ब्रीडिंग को कंट्रोल करा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ह्यूमंस ने इन पर्टिकुलर एनिमल्स को सेलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर माइग्रेट कराया, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए अडेप्ट होने लगे, और इनका पॉपुलेशन साइज भी ह्यूमंस के अकॉर्डिंग बढ़ने लग गया बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनिमल्स दे नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब जो मेन फोर्स है डोमेस्टिक एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन या जो भी फीचर्स आए हैं उसमें मेन जो फोर्स है वो है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन और इनब्रीडिंग की वजह से ह्यूमंस ने अलग अलग टाइप की ब्रीड्स डेवलप करी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरिनो शीप जो स्पेन में डेवलप हुआ, शॉर्ट हॉर्न कैटल जो मेनली इंग्लैंड वगैरह के रीजन में डेवलप हुई। उसके बाद डिफरेंट कैटल ब्रीड्स जैसे हमें पता है हॉल्स्टीन, फ्राइशियन, आयरशायर, है ना, ये सब डेवलप हुई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे जैसे ह्यूमंस का माइग्रेशन हुआ, जैसे हमें पता है फेमस जैसे जेंगिस खान था जो अपने साथ साथ जहाँ भी जाता था फाइट करने के लिए तो अपने घोड़ों और पूरी अपनी पलटन के साथ साथ जो भी खाने के लिए उन्हें रास्ते में एनिमल्स चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो सब लेके चलता था। तो इसी वजह से एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए। अब हम पढ़ते हैं चेंजेस इन एनिमल्स ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। जब डोमेस्टिकेशन होता है तो हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिकेशन के दौरान एनिमल्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जो कि फिक्स हो जाते हैं। तो इन चेंजेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो एनिमल्स में क्लियर मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, साइज में, शेप में, कलर या बॉडी टाइप में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें
तो कैटल का बॉडी साइज डिक्रीज हो चुका है फ्रॉम इट्स वाइल्ड एंसेस्टर, जो कि क्या है, बॉस प्रीमीजीनियस। तो बॉस प्रीमीजीनियस का अगर हम साइज देखें तो उनका साइज बहुत बड़ा होता था, पर अभी जो डोमेस्टिकेटेड कैटल है उनके कंपैरिजन में उनका साइज बहुत स्मॉल है। ड्राफ्ट पावर, जैसे हम ड्राफ्ट पावर को देखें तो वो साइज से रिलेटेड होता है। अगर हम साइज की केमिस्ट्री को पढ़ें, यानी कि साइज ऐसा डिक्रीज क्यों हुआ है, तो हमें पता है कि एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिकेटेड, अगर हम कैटल की बात करें तो मोस्टली इनको मिल्क के लिए किया गया। तो जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ तो एनिमल का साइज जो है वो कम हो गया, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज। वहीं दूसरी ओर जो ड्राफ्ट पर्पस वाले बुल्स या फिर एनिमल्स को देखेंगे तो उनका साइज ज़्यादा ही होता है। दूसरा, अगर हम बर्ड्स में देखेंगे तो इसमें उल्टा है, साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बर्ड्स को मोस्टली हमने सेलेक्ट किया है किसके लिए, मीट और एग प्रोडक्शन के लिए। वहीं दूसरी ओर एनिमल के फेशियल और स्केलेटन में भी चेंजेस आए हैं। फेशियल और स्केलेटल जो एनिमल्स का, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का है, वो स्मॉलर और मॉडिफाई हो चुका है। तीसरा है कलर में वेरिएशन। वाइल्ड एनिमल्स, अगर हम वाइल्ड एनिमल्स को देखें तो वो मोस्टली यूनिफॉर्म कलर के होते थे, क्योंकि इन्हें कैमोफ्लेज करना होता था अपने इन्वायरमेंट के साथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स, है ना। बट अभी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो मोस्टली बिकॉज ह्यूमंस प्रेफर फैंसी एनिमल्स, तो उस हिसाब से वो डिफरेंट कोड्स, कलर, पैटर्न्स में आना शुरू हो गए हैं। अब हम बोन स्ट्रक्चर की बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स के जो बोन होते थे वो हैवी होते थे, डेंस बोन्स होते थे। पर जैसे जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल हुए तो उनमें बोन की डेंसिटी कम होने लगी और बोन जो है वो लाइटर और स्पॉन्जी हो गई, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट, स्ट्रांग होने का इतना कुछ रीज़न अभी बचा नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। तो जैसे ब्रेन का साइज़ है, और जैसे डोमेस्टिक शीप के ब्रेन की साइज़ की बात करें तो वो वाइल्ड एंसेस्टर के ब्रेन के साइज़ से काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन में क्या क्या चेंज आए। जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो सीजनल ब्रीडर्स होते थे, क्योंकि दे यूज टू लिव इन वाइल्ड कंडीशंस, तो उनकी रिप्रोडक्टिव जो भी कैपेबिलिटीज थे, दे हैड टू बी अकॉर्डिंग टू द नेचर। वैसे ही जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिकेट होना शुरू हुए तो वो एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहना शुरू हो गए, जैसे कैप्टिविटी, फार्म वगैरह में। तो इनका और जो भी ह्यूमंस हैं उनकी ज़रूरत थी कि साल भर जो है वो एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करे या मीट प्रोड्यूस करे या एग प्रोड्यूस करे, तो उस हिसाब से उनकी सिलेक्शन प्रोसेस हुई ग्रेजुअली। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अब वो सीजनैलिटी जो थी ब्रीडिंग की वो लूज़ कर चुके हैं, और दे मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे बर्ड्स की बात करें तो इनमें ब्रूडीनेस और इमोशनल बिहेवियर भी चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा ड्यू टू सिलेक्शन। तो अर्लियर जो बर्ड्स होती थी वो काफ़ी ब्रूडी होती थी, अभी भी हम देखेंगे जो हमारी इंडिजीनस बर्ड्स होती हैं उनमें ब्रूडीनेस ज़्यादा होती है। ब्रूडीनेस मतलब द कैपेबिलिटी ऑफ दिस बर्ड्स टू सिट ओवर देयर एग्स टू हैच, फॉर द एग्स टू हैच इनटू बर्ड्स। तो ये एग्स मदरिंग एबिलिटी बोलेंगे सिंपली, जो ब्रूडीनेस है वो एबिलिटी भी इन एनिमल्स में या बर्ड्स में काफ़ी हद तक कम हुई है। अर्लियर जो थे वो एनिमल्स काफ़ी लेट जो है वो प्यूबर्टी को रीच करते थे और काफ़ी कम यंग वंस प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। पर अभी जो है एनिमल्स वो काफ़ी अर्ली प्यूबर्टी को रीच कर जाते हैं और काफ़ी प्रोलिफिक होते हैं। साथ ही साथ जो बिहेवियर चेंजेस हैं वो भी काफ़ी चेंज हुए हैं एनिमल्स में। अर्लियर एनिमल्स दे यूज टू बी वेरी मच फेरोशियस, अभी जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी डोसाइल हैं। अब दूसरा हम बात करें प्रोडक्शन एबिलिटी की, तो प्रोडक्शन एबिलिटी जो है एनिमल्स की वो बढ़ चुकी है। अगर हम अर्लियर चिकन्स की बात करें तो वो बहुत कम एग्स देते थे, पर अभी हम न्यू एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ को देखेंगे चिकन्स की। जैसे वाइट लेगहॉर्न, वो प्रोड्यूस करता है अबाउट 280 टू 320 एग्स। इवन इन आर इंडियन ब्रीड्स लाइक कैरी, सोनाली, ये सब भी काफ़ी कैरी सोनाली, कैरी देवेंदर, ये सारी वेराइटीज़ जो है काफ़ी एडवांस्ड हैं देन देयर एंसेस्टर्स, है ना। अगर हम अब काउस के प्रोडक्शन की बात करें तो अर्लियर जो काउस थी वो काफ़ी कम मिल्क प्रोड्यूस करती थी, 500 टू 700 kg मिल्क यील्ड। अब हम अभी अगर काउस की बात करें, जैसे हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग काउ जैसे हॉल्स्टीन फ्राइसियन है, तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन है, इट में इवन गो मोर देन अबाउट 10,000 kg पर लैक्टेशन। पर जो भी डोमेस्टिकेशन से चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से जो भी चेंजेस हुआ हो, पर बेसिक पैटर्न जो होता है किसी भी एनिमल का वो अभी भी सेम है। जैसे डॉग्स के जो एंसेस्टर्स होते थे वुल्स, उनका बेसिक बिहेवियर था वो बार्किंग करते थे, तो अभी भी वो बार्क करते हैं। तो बेसिक है फॉर द सर्वाइवल, या फिर जो बेसिक है एनिमल का वो अभी भी सेम है। और अगर हम देखें तो हमारे आसपास अभी भी डोमेस्टिकेशन
चल रहा है, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, और अभी भी एनिमल्स में काफ़ी बिहेवियरल चेंजेस होते जा रहे हैं। जैसे एनिमल्स अगर हम देखें तो मॉडर्न मिल्किंग टेक्नोलॉजी से अडप्ट कर रहे हैं, पहले वो ह्यूमन से अडप्ट करे, अभी वो मिल्किंग मशीन से भी अडप्ट कर रहे हैं, फीडिंग शेड्यूल से अडप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फीडिंग रेजिमेंट्स जैसे पैलेट डाइट वगैरह से अडप्ट कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो अडप्टिंग टू ह्यूमन हैंडलिंग। तो ये थे अबाउट की बिहेवियर चेंजेस जो भी एनिमल्स में हुए हैं ड्यू टू डोमेस्टिकेशन। फीडिंग बिहेवियर में चेंज, सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर में चेंज, एग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो चुका है, फाइटिंग बिहेवियर भी डिक्रीज हो चुका है ना। तो ये है ऑल दिस वाज ऑल अबाउट द की चेंजेस इन द एनिमल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोमेस्टिकेशन का चेंज है वो है बिहेवियर चेंज ही। बिहेवियर चेंज सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है फ्रॉम द वाइल्ड एंसेस्टर टू द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब हम आते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ डोमेस्टिकेशन कि कैसे कैसे डोमेस्टिकेशन एडवांस हुआ विद द टाइम, और ये कहाँ कहाँ पर मोस्टली हुआ, फॉर विच स्पीशीज। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अगर हम देखें तो वो मोस्टली दो लीनिएजेस में हुआ है, एक तो वेस्टर्न लीनिएज और दूसरा हुआ है ईस्टर्न लीनिएज। अगर हम वेस्टर्न लीनिएज की बात करें तो वेस्टर्न लीनिएज का कहने का मतलब है मोस्टली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मोस्टली शीप, गोट, कैटल जो कि हम्पलेस कैटल या यूरोपियन कैटल, और डॉग्स का डोमेस्टिकेशन मोस्टली यूरोपियन पार्ट में हुआ है, जिसे फर्टाइल क्रेसेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया की फर्टिलिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी रिवर्स अराउंड दिस एरिया। दूसरा है डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, जो दूसरा हुआ है वो है ईस्टर्न लीनिएज में, यानी कि ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में। इसमें हुआ है जेबू कैटल, बफेलो, पिग्स और चिकन्स। अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें डोमेस्टिकेशन के प्रोग्रेशन की, तो डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था फ्रॉम द पेलियोलिथिक पीरियड। पेलियोलिथिक कहने का मतलब है, पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज जो थी अराउंड 10,000 टू 8,000 बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे ह्यूमंस क्या बनाते थे, रफ स्टोन के टूल्स बनाते थे, यानी कि जो टूल्स थे वो इतने स्पेशलाइज्ड नहीं थे। इस पर्टिकुलर टाइम पे डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था। पर जो डोमेस्टिकेशन मेजरली हुआ है वो हुआ है नियोलिथिक पीरियड में, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, जो कि शुरू हुई थी अराउंड 8,000 टू 6,000 बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे जैसे एनिमल्स एडवांस हो रहे हैं वैसे ह्यूमंस भी एडवांस हो रहे थे, तो ह्यूमंस ने एडवांस टूल बनाना शुरू करा था, और एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हुई थी। तो एक्चुअल डोमेस्टिकेशन जो प्रॉपरली डेवलप हुआ था वो मोस्टली नियोलिथिक पीरियड में हुआ था। अब हम एनिमल डोमेस्टिकेशन के क्रोनोलॉजी की बात करें और उसके रिलेशन की बात करें कि कैसे वो रिलेटेड है ह्यूमंस के डेवलपमेंट के साथ, तो जो भी एनिमल जिस टाइम पे भी डेवलप हुआ है या डोमेस्टिकेट हुआ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है उस टाइम की ह्यूमन सिविलाइजेशन से। जो भी उस टाइम की ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, जो भी उनकी नीड्स थी, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ है। जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में भी ये दिया गया है कि काउस को सेक्रेड माना जाता था उस टाइम पे भी, बुल्स वर एसोसिएटेड विद गॉड्स, जैसे यम द गॉड ऑफ डेथ, उसके साथ बुल्स को एसोसिएट किया गया है, और सारे एनिमल्स की कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस मानी गई है। अब हम आते हैं टू द टाइम लाइन ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन हुआ था वो किसका हुआ था, डॉग्स का, अराउंड 15,000 टू 10,000 ईयर्स अगो डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड। उसके बाद जो डोमेस्टिकेशन हुआ था वो शीप्स का हुआ था, देयर आफ्टर गोट्स। उसके बाद जो क्रोनोलॉजी में आए कैटल का डोमेस्टिकेशन, देयर आफ्टर चिकन्स वर डोमेस्टिकेटेड। उसके बाद horses, donkeys, and then buffaloes were domesticated. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग्स की डोमेस्टिकेशन की। तो जो अभी डॉग है कैनिस फेमिलियरिस, दे इवॉल्व फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर जो कि है ग्रे वुल्फ यानी कैनिस ल्यूपस, और डॉग्स का डोमेस्टिकेशन हुआ था इन द यूरेशिया रीजन अराउंड 15,000 ईयर्स अगो। अब जैसे जैसे डॉग डोमेस्टिकेट हुए तो ह्यूमंस को क्या फ़ायदा हुआ ऐसे डोमेस्टिकेटेड डॉग्स से, डॉग्स हंटिंग में हेल्प करते थे, गार्डिंग में हेल्प करते थे, और डॉग्स आर अ वेरी गुड कंपेनियन एनिमल एज वेल। नेक्स्ट हम आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप। जो मॉडर्न डे शीप्स हैं ओविस एरिस, वो डेवलप हुए या डोमेस्टिकेट हुए फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर जो कि थे ओविस म्यूसिमॉन या ओविस विग्नाई, और इनका डोमेस्टिकेशन कहाँ हुआ था, साउथ वेस्ट एशिया वाले रीजन में। नेक्स्ट इन द लाइन किसका डोमेस्टिकेशन हुआ, शीप्स के बाद गोट्स का। तो गोट्स वर डोमेस्टिकेटेड, कैपरा हिरकस जो कि मॉडर्न डे डोमेस्टिक गोट का नाम है, दे वर डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर्स जो है कैपरा एगैगरस अराउंड द जाग्रोस माउंटेन्स। और ये जाग्रोस माउंटेन्स कहाँ पर है, इन ईरान। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में गोट्स का डोमेस्टिकेशन हुआ, और गोट्स जो हैं वो
मोस्टली यूज़ होते हैं अभी मिल्क, मीट और फाइबर पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है गोट्स के बाद डोमेस्टिकेशन पिग्स का डोमेस्टिकेशन हुआ अराउंड 8,000 to 10,000 ईयर्स अगो एंड पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, जो कि डोमेस्टिक पिग का नाम है, दे वर डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम द वाइल्ड बोर सस स्क्रोफा। और ये तो एक मोस्टली ये जो डोमेस्टिकेशन हुआ है ये यूरोप नियर द बाल्टिक सी और एनाटोलिया आर द माउंटेन रीजन्स अराउंड द कंट्री टर्की। ओके, तो एक तो डोमेस्टिकेशन इवेंट ये है, दूसरा ये भी माना जाता है कि पिग्स का डोमेस्टिकेशन चाइना में भी हुआ है फ्रॉम द सर्स विटेटस। ठीक है, तो 2 वाइल्ड एंसेस्टर इसके कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद है डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल। कैटल का डोमेस्टिकेशन हुआ है 10,000 to 8,000 ईयर्स अगो। जो मॉडर्न डे कैटल हैं बॉस टॉरस, हम्पलेस कैटल जो कि यूरोपियन कैटल भी है, और दूसरी है बॉस इंडिकस जिसे बोलते हैं हम्प्ड कैटल, जो मोस्टली इंडिया या इंडिया के अराउंड वाली कंट्रीज में मिलती हैं। सो इनका एंसेस्टर था बॉस प्रिमिजीनस। और ये जो कैटल का डोमेस्टिकेशन हुआ है वो मोस्टली साउथ वेस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप में हुआ है। ठीक है, बॉस इंडिकस का जो डोमेस्टिकेशन है वो मोस्टली माना जाता है मोहेंजोदारो, हड़प्पा वैली या इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका डोमेस्टिकेशन हुआ है। और जो ये केटल है वो मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ होती है अभी, मिल्क, मीट और ड्राफ्ट पर्पसेस के लिए। उसके बाद केटल के बाद जो क्रोनोलॉजी में है वो किसका डोमेस्टिकेशन हुआ, चिकन्स का। चिकन्स वर डोमेस्टिकेटेड अराउंड 8,000 to 10,000 ईयर्स अगो अराउंड साउथ ईस्ट एशिया यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब रीजन, चाइना, इवन इन इंडिया, यहाँ पे इनका डोमेस्टिकेशन हुआ। और मॉडर्न डे जो डोमेस्टिक चिकन है गैलस गैलस डोमेस्टिकस, दे इवॉल्व फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर गैलस गैलस। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के चिकन के अलग अलग एंसेस्टर माने जाते हैं, पर मोस्टली जो एंसेस्टर है ये रेड जंगल फाउल यानी कि गैलस गैलस को माना जाता है। इवन इंडिया में मोहनजोदारो या इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर आर रिमेन्स जो बताती है कि चिकन्स वर प्रेजेंट देयर ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन एज वेल। उसके बाद चिकन्स के बाद डोमेस्टिकेशन क्रोनोलॉजी में नंबर आता है डंकी का। डंकी वॉज डोमेस्टिकेटेड अराउंड 5,000 to 7,000 ईयर्स अगो, और इसका डोमेस्टिकेशन हुआ था फ्रॉम द अफ्रीकन वाइल्ड एस जिसका नाम है इक्वस अफ्रीकानस एसाइनस। ठीक है, और मॉडर्न डे डंकी का नाम है इक्वस एसाइनस। सो ये डोमेस्टिकेट हुआ फ्रॉम दिस वाइल्ड एस इन द रीजन ऑफ अफ्रीका। ओके, और ये जो डंकी है ये नाउ इट इज यूज्ड एज अ पैक एनिमल। ठीक है, उसके बाद डंकीज के बाद डोमेस्टिकेशन हुआ हॉर्सेस का अराउंड 5,500 to 6,500 ईयर्स अगो। हॉर्सेस वाज डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम इट्स वाइल्ड एंसेस्टर जो कि है इक्वस फेरस, इसे बोलते हैं प्रिजवाल्स्कीस हॉर्स मीट। ये अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। और हॉर्सेस का जो डोमेस्टिकेशन हुआ था वो मोस्टली सेंट्रल एशिया के स्टीपी टाइप के ग्रासलैंड होते हैं, वहाँ पे इनका डोमेस्टिकेशन हुआ। और मॉडर्न डे हॉर्सेस जो है वो मोस्टली यूज़ होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट, वॉरफेयर एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस। उसके बाद हॉर्सेस के बाद डोमेस्टिकेशन हुआ है बफेलोस का। बफेलोस का डोमेस्टिकेशन हुआ है अराउंड 4,000 to 5,000 ईयर्स अगो फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर जिसका नाम है बुबेलस अर्नी। बुबेलस अर्नी से डोमेस्टिकेट बफेलो जिसका नाम है बुबेलस बुबेलिस। और ये जो अर्नी था डोमेस्टिक वाइल्ड एंसेस्टर, ये था स्वाम बफेलो। अभी जो डोमेस्टिक बफेलो बुबेलिस बुबेलिस है वो है रिवराइन। ठीक है, अभी बहुत सारे स्वाम बफेलो भी हैं, जैसे इंडिया में ही लुइट ब्रीड जो है वो स्वाम बफेलो ब्रीड है। तो बफेलो जो है वो मोस्टली यूज़ होता है फॉर मिल्क पर्पसेस एंड फॉर ड्राफ्ट पर्पसेस। और बफेलो का जो डोमेस्टिकेशन हुआ है वो इंडिया और चाइना में हुआ है। अब हम फाइनली रिवाइज करते हैं द टाइमलाइन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन को। तो सबसे पहले हमें पता है किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था, डॉग्स का। डॉग्स के बाद डोमेस्टिकेशन हुआ शीप का, उसके बाद गोट का, उसके बाद आई बारी कैटल्स की। कैटल्स का डोमेस्टिकेशन सेम बॉस प्रिमिजीनस से। हम्ड और नॉन हम्ड कैटल में इसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद चिकन्स का डोमेस्टिकेशन हुआ फ्रॉम गैलस गैलस। उसके बाद बारी आई डंकीज़ की, हॉर्सेस की, है ना, डंकीज़, हॉर्सेस, बफेलोस की। तो ये था अबाउट द टाइमलाइन ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोर्स मटेरियल विच एनिमल वाज द फर्स्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस। तो आप एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को देख करके अपना आंसर अपने दिमाग में सोचिए, एंड द आंसर्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डिस्कशन पार्ट। तो
ये क्वेश्चन कहता है कि सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा एनिमल था जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया ह्यूमंस के द्वारा। तो पहला जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो था डॉग, कैनिस फेमिलियारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड डिड प्रॉपर डोमेस्टिकेशन डेवलप एज ह्यूमंस बिगेन लिविंग इन हर्ट्स एंड यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान जो डोमेस्टिकेशन था वो मोस्टली हुआ था। तो क्या ये नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, ब्रॉन्ज एज में हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ था, या पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था। अगेन टेक अ पॉज एंड मार्क योर आंसर। So as we already discussed, the major domestication happened during the Neolithic period. Why? Because during Neolithic period, humans जो थे they started doing agriculture, and for agriculture purposes उसके साथ साथ animal husbandry भी develop हुआ, तो domestication सबसे ज़्यादा इसी दौरान हुआ. Next question, where did the domestication of chicken, that is Gallus gallus domesticus, primarily took place? तो कहाँ पे जो मॉडर्न डे डोमेस्टिक चिकन है उसका डोमेस्टिकेशन कहाँ पर हुआ था? क्या ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में हुआ था, फर्टाइल क्रेसेंट में हुआ था, साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, या सेंट्रल एशियन स्टेपीज में हुआ था? अगेन टेक अ पॉज एंड मार्क योर आंसर. सो द आंसर इज साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल व्हाट डिस्टिंग्विशेस zebu cattle, that is Bos indicus, from taurine cattle, that is Bos taurus. Okay, तो पहला है, देयर आर नो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, द नेम्स आर प्योरली जियोग्राफिकल, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है. दूसरा, zebu cattle possess a hump and have better heat tolerance. तीसरा, zebu cattle are humpless and were domesticated primarily in fertile crescent. लास्ट है, taurine cattle are native to India and widely used for draft purpose. तो इसका आंसर है B. Zebu cattle possess a hump and have better heat tolerance. Next question है, which of the following physical changes is considered part of the domestication syndrome observed in many livestock species? तो इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल चेंज है जो कि डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम, यानी कि जो भी चेंजेस हुए डोमेस्टिकेशन के दौरान उन्हें बोलते हैं डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम, उसका पार्ट है. तो was there an increase in the variation in coat colors and patterns, the development of stricter seasonal breeding cycle, a general increase in the size of facial skeleton, and increase in brain size relative to body weight? तो इसमें क्या हुआ है? क्या कोट कलर के वेरिएशन बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं. क्या स्ट्रिक्टर सीजनल ब्रीडिंग साइकिल हुई है? नहीं, ब्रीडिंग साइकिल कम स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं. क्या फेशियल स्केलेटन का साइज बढ़ा है? नहीं, साइज घटा है. क्या ब्रेन का साइज बढ़ा है? नहीं, ब्रेन का साइज घटा है. तो आंसर है पहला. नेक्स्ट है, फ्रॉम विच extinct wild ancestor did modern domestic cattle such as Bos taurus and Bos indicus evolve? तो ये पूछ रहा है सिंपली आपको, बॉस टॉरस और बॉस इंडिकस का जो एंसेस्टर है, वाइल्ड एंसेस्टर कौन है? क्या कैप्रा एगैगरस है, बाइसन बाइसन है, बुबेलस अर्नी है, या बुबेलस या बॉस प्रिमिजीनियस है? सो अगेन टेक अ पॉज एंड द आंसर इज बॉस प्रिमिजीनियस. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन टेमिंग एंड डोमेस्टिकेशन? सो पहला, taming refers to the process of selective breeding for meat and milk production. There is no scientific difference between the two terms. Domestication involves permanent biological and genetic changes under human control. Domestication is a short-term process focused only on reducing animals' fear of humans. तो इसमें जो right answer है वो क्या है? ये C. Domestication involves permanent biological and genetic changes under human control. और ये जो short-term process है जिसमें एनिमल का बस फियर कम हो जाता है ह्यूमंस का, उसे बोलते हैं टेमिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिकेशन of livestock. We discussed about domestication, the difference between taming and domestication, what are the different changes through which an animal goes while in the process of domestication. Then we also understood the chronology of domestication, कि कैसे कैसे domestication progress हुआ है, start किस एनिमल से हुआ, जैसे डॉग से शुरू हुआ, और लास्ट में हमने पढ़ा बफेलो की डोमेस्टिकेशन के बारे में. एट द एंड वी ऑलरेडी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सम important questions. So this completes our topic of domestication of livestock. Thank you for a patient listening. See you in the next lecture.